हाय, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, इसके हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, और जो कि आपका कौन सा चैप्टर था, द लिविंग वर्ल्ड, और उसको आपने पढ़ा। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लास 11 का जो सेकेंड चैप्टर है वो क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपका एक चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है लगभग, और आपका सेकेंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर सेकेंड। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, कितने तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पिछले क्लास में स्टडी किया, पिछले क्लास के बारे में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन है क्या, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, उसका क्या एम है, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा, क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन क्या था, क्लासिफिकेशन कहते किसे हैं, तो आप जानते हैं क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग करते क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर कैरेक्टर के हैं, जो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेम कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं, एक दूसरे कैरेक्टर को शेयर करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनका उसी के आधार पर ग्रुपिंग कर देते हैं। सेम कैरेक्टर के आधार पर, उनकी सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुपों में उनका ग्रुपिंग करते हैं, जिससे कि स्टडी करने में आप क्या हो, उनके बारे में समझने में, स्टडी करने में, अध्ययन करने में सुविधा हो, है कि नहीं। तो हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के कितने सिस्टम इस समय हैं प्रेजेंट में, तो मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम मुख्य रूप से 3 तरीके से किया जाता है। पहला है आपका नेचुरल सिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल सिस्टम, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्मों को, जीवधारियों को, जीवों को अलग अलग उनकी सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के आधार पर जो उनको ग्रुपिंग करने का प्रयास किया जाता है, उनका जो ग्रुपिंग किया जाता है उसको 3 तरीके से किया जाता है, नेचुरल सिस्टम के द्वारा, आर्टिफिशियल सिस्टम के द्वारा और फाइलोजेनेटिक सिस्टम के द्वारा। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल सिस्टम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला का टाइप है नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम के द्वारा या नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, तो आप जानते हैं नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से। ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम आज से कुछ समय पहले इसी तरीके से क्लासिफिकेशन सिस्टम किया जाता था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, उसके बॉडी के फीचर्स के आधार पर, एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, उसके हैबिट, है कि नहीं, तो उसके फिजियोलॉजी, तो ऐसे बहुत सारे से जो एक्सटर्नल या इंटरनल फीचर है या जो नेचुरल फीचर दिखते हैं, तो नेचुरल फीचर्स के आधार पर, नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन जो पूरी तरह से नेचुरल होता है, नेचुरली बेस्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसा कि आपने देखा होगा, जो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, बेंथम एंड हुकर साइंटिस्ट थे दो, जिन्होंने प्लांट्स को उनके नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई करने का प्रयास किया है या उनको किया है। ठीक है, बेंथम एंड हुकर ने प्लांट्स को उनके नेचुरल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई किया है अलग अलग ग्रुपों में। ठीक, उसको बोलते हैं बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो पूरी तरह से क्या है, आपका नेचुरल सिस्टम है। तो इस तरीके से जब किसी भी प्लांट या एनिमल्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, तो वो क्या है, आपका नेचुरल सिस्टम है। दूसरा अगर हम बात करें दूसरे सिस्टम के बारे में, तो वह है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है तो वो आर्टिफिशियल कैरेक्टर के आधार पर
किया जाता है। अब आर्टिफिशियल कैरेक्टर क्या है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब आर्टिफिशियल सिस्टम द्वारा क्लासिफाई किया जाता है तो कैसे किया जाता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर एक या दो कैरेक्टर, जब किसी ऑर्गेनिज्म के किसी एक या दो कैरेक्टर को ही लेकर के या एक या दो कैरेक्टर के आधार पर अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो क्या है, वो है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एक या दो कैरेक्टर को ही आधार मान करके, एक या दो कैरेक्टर के ही आधार पर उसको क्लासिफाई करने का प्रयास किया जाता है। जैसा फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कैरोलस लिनियस ने, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, आपको मालूम होगा। तो उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया, कैरोलस लिनियस ने जो सिस्टेमा नेचुरा एक बुक लिखा उन्होंने, और उस बुक में उन्होंने प्लांट्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया, उनको अलग अलग ग्रुप में उनको ग्रुपिंग किया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। तो कैरोलस लिनियस ने जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था, एक्चुअली वो आर्टिफिशियल सिस्टम था पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट थे, उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था स्पेशली। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि फ्लावरिंग प्लांट में आप जानते हैं कि फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट्स, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमिन बोलते हैं, स्टेमिन या एंड्रोसियम बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, या उसे गाइनोसियम भी बोलते हैं, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, लिनियस ने क्या किया कि प्लांट में जो जो स्टेमिन है, स्टेमिन, उन्होंने स्टेमिन्स की संख्या के आधार पर, स्टेमिन्स के नंबर के आधार पर प्लांट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। बात सुना है, जिनमें एक है मोनोएंड्रियस, दो है डायएंड्रियस, बहुत सारे हैं पॉलिएंड्रियस। तो इस तरीके से एंड्रोसियम या स्टेमिन, स्टेमिन एक्चुअली क्या है, एक यूनिट है एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम क्या है, पूरा ग्रुप है एक प्रकार से। अगर फ्लावर का जो मेल सेक्स ऑर्गन का यूनिट है, फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन का जो यूनिट है उसे स्टेमिन बोलते हैं, लेकिन उसका जो पूरा ग्रुप में अगर बोलेंगे तो उसे एंड्रोसियम बोलेंगे। आपको मालूम हो ये चीज, है कि नहीं, जैसा आपने 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इस तरीके से तो मोनोएंड्रियस, डायएंड्रियस, पॉलिएंड्रियस, इस तरीके से उन्होंने एंड्रोसियम के आधार पर, एंड्रोसियम की संख्या के आधार पर, स्टेमिन्स की संख्या के आधार पर उन्होंने प्लांट्स को या फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। तो वो क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम था। ओके, अब हम लोग तीसरे सिस्टम की बात करते हैं, जो कि है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक्चुअली इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है वो फाइलोजेनेटिकली किया जाता है। इसका मतलब कि प्लांट को या किसी एनिमल्स को जो क्लासिफाई किया जाता है वो उसके इवोल्यूशन के आधार पर, उसके जेनेटिक्स के आधार पर, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर, समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से इवोल्यूशन के आधार पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर, डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर, तो इस तरीके से जब क्लासिफिकेशन किया जाता है उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो एक्चुअली इस समय जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो ज्यादातर इसी सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो इस समय एक्सेप्टेड सिस्टम चल रहा है वो आपका है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, क्योंकि ये ज्यादा पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से ज्यादा कर सकते हैं कि ये ट्रू है एक प्रकार से। ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट एंड ट्रू जानकारी हमको मिल पाती है। तो हम कह सकते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को उसके इवोल्यूशन के आधार पर, मतलब किस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन किससे हुआ है कि नहीं, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, या उसमें उसका जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के आधार पर। तो इस तरीके से आनुवंशिक गुणों के आधार पर, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स के आधार पर, इन सब सारी चीजों को आधार मान करके फाइलोजेनेटिक सिस्टम के द्वारा क्लासिफिकेशन सिस्टम किया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है या किया जाता है। पहला सिस्टम है नेचुरल सिस्टम, दूसरा है आर्टिफिशियल सिस्टम एंड थर्ड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं
कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 तरीके से होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड फाइलोजेनेटिक। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि अभी तक मुख्य रूप से मेनली कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी तक दिए गए हैं, दिए जा चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि अभी तक कुल मिलाकर के 6 प्रकार से क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक दिया गया है। सबसे पहले आया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और फिर आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इस तरीके से इस संसार में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो क्लासिफाई करने का प्रयास किया गया, उनका जो क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया वो मुख्य रूप से 6 तरीके से किया गया। समझ आ रहा है ना? तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक अभी तक दिया जा चुका है। तो जिसमें पहला है आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया और उसमें क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मतलब संसार में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सब कुल मिला करके 2 किंगडम में डिवाइड किया गया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसको सबसे पहले दिया था कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। उन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको मुख्य रूप से 2 तरीके से क्लासिफाई किया, कैटेगराइज किया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, लोकोमोशन नहीं दिखाते, ठीक है ना, या जिनमें कह सकते हैं हम लोग कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है और फोटोसिंथेटिक नेचर के हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है और उनका जो स्टोर फूड है वो स्टार्च के रूप में है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने क्या किया, एक प्लांटी ग्रुप बनाया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, जो लोकोमोशन या मूवमेंट दिखाते हैं, जो सेंसिटिव नेचर के हैं, है कि नहीं, या कह सकते हैं जिनमें कॉन्शियसनेस है और जो कि लोकोमोशन या मूवमेंट दिखा सकते हैं और जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इन सब सारे कैरेक्टर्स के आधार पर उन्होंने एनिमलिया ग्रुप बनाया, एनिमलिया किंगडम बनाया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने सारे जगत को, सारे विश्व को, या पूरे विश्व में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने 2 किंगडम बनाया, प्लांट किंगडम बनाया और एनिमल किंगडम बनाया। तो प्लांट किंगडम में उन्होंने किसको किसको इंक्लूड किया? तो प्लांट किंगडम में एल्गी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा, इन सारे ग्रुप्स को, इन सारे प्लांट्स को उन्होंने प्लांटी ग्रुप में या प्लांटी किंगडम के अंतर्गत रखा। किसको किसको? एल्गी में, बैक्टीरिया में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और स्पर्मेटोफाइटा में। बात सुन रहा? ये सब इनको प्लांट किंगडम में क्यों रखा गया? क्योंकि ये जो है बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं। जैसे इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है सेल के बाहर, ये सब के सब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये लोकोमोशन वगैरह बहुत न के बराबर दिखाते हैं, न ही दिखाते हैं। ओके, इस तरीके से उन्होंने प्लांट ग्रुप में एल्गी को, बैक्टीरिया को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, स्पर्मेटोफाइटा को, इन सारे ग्रुप्स को जो है उन्होंने कहा रखा प्लांट ग्रुप में रखा। ऐसे एनिमल किंगडम में उन्होंने पोरीफेरा, नेडीरिया, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइलोडर्मेटा, क्वाड्रेटा, इन सारे एनिमलों को उन्होंने जो है एनिमल किंगडम में रखा। तो ये था आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें जो है सारे जानवरों को, सारे प्लांट्स को, सारे एनिमलों को, सारे ऑर्गेनिज्मों को उन्होंने 2 किंगडम में क्लासिफाई किया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके, अब हम लोग पढ़ने जाएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम, फिर 6 किंगडम, और जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको आरएच विटेकर ने दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा
जैसा कि अभी हम इसके पहले हम लोगों ने जस्ट क्या पढ़ा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसमें प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा। ओके, नाउ we are going to discuss about 3 kingdom classification system which are given by Ernest Haeckel. The 3 kingdom classification system firstly given by Ernest Haeckel, and he divided all the organism in 3 kingdom: plant kingdom, animal kingdom and protista kingdom. Okay, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लिनियस ने क्या किया था, पूरे ऑर्गेनिज्मों को उन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, सिर्फ प्लांट और एनिमल में। लेकिन बाद में जब अर्नेस्ट हैकेल आए तो उन्होंने क्या किया कि अर्नेस्ट हैकेल ने प्लांट और एनिमल किंगडम के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे जो माइक्रोस्कोपिक थे, यूनिसेलुलर नेचर के थे, जिनकी बॉडी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएट नहीं थी, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अर्नेस्ट हैकेल ने जो ऑर्गेनिज्म टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाते थे या जो यूनिसेलुलर थे या जो सेलुलर जिनकी बॉडी सिंगल सेल्स की बनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऑर्गेनिज्मों को का एक अलग ग्रुप बनाया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उन्होंने क्या किया, उनका एक अलग ग्रुप बनाया और ऐसे ऑर्गेनिज्मों को उन्होंने किस ग्रुप में रख दिया, प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया। कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा ग्रुप में उन्होंने रख दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए कुछ समय बाद, एफ कोपलैंड। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि प्रोटिस्टा ग्रुप में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब रखे गए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म थे जो यूनिसेलुलर थे बट उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को एक साथ रख दिया गया था। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा ग्रुप से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्मों को अलग किया और यूकैरियोटिक को अलग किया। तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्मों को उठा करके, उनको अलग करके एक अलग ग्रुप बनाया, मोनेरा, और मोनेरा ग्रुप में उनको वहां पर उन्होंने रख दिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया: प्लांट किंगडम, एनिमलिया किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम। ओके, फिर उसके बाद कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया: प्लांची, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो देखिए, एज यू सी हियर, दिस इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम which are given by R.S. Whitaker. Firstly, R.S. Whitaker categorized all the organism in 5 groups. First Monera, second Protista, third Fungi, fourth Plantae and fifth Animalia. Okay, तो R.S. Whitaker ने क्या किया, सबसे पहले कि उन्होंने संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको उन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया, 5 किंगडम में डिवाइड किया। पहला किंगडम था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी एंड पांचवा एनिमलिया। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि इसके पहले कोपलैंड ने क्या किया था कि जो प्रोटिस्टा ग्रुप था उसमें से यूनिसेलुलर में जो प्रोकैरियोटिक थे उनको उन्होंने निकाल करके मोनेरा ग्रुप बना दिया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, व्हिटेकर ने क्या किया, उन्होंने देखा बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, कैरेक्टर है, जिससे मान लीजिए फंगी हो गया। ये जो फंगी है जिसे फंजाई भी बोलते हैं, ये प्लांट से बहुत ज्यादा कैरेक्टर शेयर करता है, बट ये प्लांट से पूरी तरह से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, बट फंगी का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है। प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट जो फंगी होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मींस सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो फंगी और प्लांटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। इन्होंने क्या किया कि प्लांट किंगडम में से फंगी को अलग कर दिया। इस तरीके से आर.एस. व्हिटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया इतने किंगडम डिवाइड किए गए। किसके आधार पर? उन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया बनाया। जैसे पहला क्राइटेरिया क्या था उनका? सेल का स्ट्रक्चर।
सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल का कंपोजिशन क्या है कि नहीं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, तरीका क्या है। उसके बाद एडॉप्टेशन, और उसके बाद जो है लोकोमोशन। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को उन्होंने क्राइटेरिया बना करके 5 किंगडम में सारे ऑर्गेनिज्मों को डिवाइड किया। ओके, तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो नेक्स्ट आया फिर, जिसको बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको दिए थे कार्ल वुज ने। कार्ल वुज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो माना गया किसका, आर.एच. व्हिटेकर का माना गया। ठीक है ना। तो आर.एच. व्हिटेकर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो अभी तक एक्सेप्टेड है अभी तक। ठीक है ना। तो उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसको कार्ल वुज ने दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मोनेरा ग्रुप था, आगे चलकर के उन्होंने मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्यों? जैसा कि आप इसके पहले जानते हैं कि मोनेरा ग्रुप में किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म रखे गए थे। मोनेरा ग्रुप में जितने भी यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे। मोनेरा ग्रुप में, मोनेरा किंगडम में जितने भी यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया था। लेकिन जब कार्ल वुज आए तो उन्होंने क्या किया कि मोनेरा में उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल के बाहर जो सेल वॉल है, तो उनका सेल वॉल क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्मों का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना था, कुछ का पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना था। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना था, जिनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन था, उनको उन्होंने यू बैक्टीरिया में रखा, और जिनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं था उनको उन्होंने कहा रख दिया आर्ची बैक्टीरिया में या आर्की बैक्टीरिया में। ठीक, तो उन्होंने मोनेरा ग्रुप को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और बाकी सब वैसे ही रख दिए गए। तो इस तरीके से मोनेरा में आगे चल करके 2 ग्रुप हो गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमलिया वैसे रख दिए गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कार्ल वुज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, और उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमलिया। इस तरीके से उन्होंने सारे संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करने का प्रयास किया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो इतने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं और अनडेवलप्ड हैं। और आर्की बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। बहुत ही हॉट प्लेस पे, बहुत ही कोल्ड प्लेस पे, जहां पे दलदल है, मर्सी एरियाज में, गैसियस कंडीशन में, और कर सकते हैं कि जहां अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते वहां आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। तो इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, जिससे कि ये बिल्कुल एक्सट्रीमी कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव करा लेते हैं। समझ आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आर्की बैक्टीरिया में क्या होता है, उनका जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना होता, जबकि यू बैक्टीरिया के जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। ओके, उसके बाद जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा ग्रुप में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल वॉल पाया भी जाता है, जिनमें सेल वॉल नहीं भी पाया जाता। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फंगी की बात करें तो फंगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट वो सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और जबकि एनिमल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया थे जिनके आधार पर इन्होंने अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्मों को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। तो इस तरीके से अभी तक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जा चुका है। पहला था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको दिए थे लिनियस, फिर उसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और उसमें क्या किया गया कि प्लांटी एनिमलिया के बाद एक अलग ग्रुप जोड़ा गया जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, जिसको दिए थे कौन, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। फिर बाद में आया आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम
जिसमें क्या किया गया कि एक ग्रुप और जोड़ दिया गया, मोनेरा ग्रुप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटियन, एनिमलिया, जिसको कोपलैंड ने दिया। फिर बाद में आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको दिया गया आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा इन 1969 में, और उन्होंने जो है सारे ऑर्गेनिज्मों को 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमलिया। फिर उसके बाद आए कार्ल वुश, जिन्होंने दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमलिया। इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी तक दिया जा चुका है। तो ये था आपका क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अब अगले टॉपिक में आप लोग बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले और हाँ, अब जो आप पढ़ेंगे अगला टॉपिक वो आप पूरी तरह से अगर देखा जाए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर पढ़ेंगे। ओके, तो कहने का मतलब कि ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये ज्यादा एक्सेप्टेड है, ये ज्यादा मान्य है, ठीक। और अब आगे जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होगा मोनेरा के बारे में। आपको सबसे पहले मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ना होगा, मोनेरा में आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद आपको प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना होगा, फिर प्रोटिस्टा के बाद फंगी के बारे में, फिर प्लांटी के बारे में, फिर एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना होगा। तो बारी बारी से आपको इस तरीके से अलग अलग किंगडम के बारे में आपको पढ़ना होगा। ओके, तो